व्हाइट बोर्ड विजिबल है? हाँ सर। आयन के बारे में पता है आप लोग को? आयन किसको बोलते हैं? आयरन, आयन। आयन क्या होता है बताओ? आयन क्या होता है? सर चार्ज है क्या? हाँ, कैटायन, आयन का आयन। मतलब, आयन का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जो होते हैं इसको हम लोग आयन बोलते हैं। आयन दो टाइप का होता था, फिर से पीरियोडिक टेबल में ये सब अच्छे से पढ़ाएंगे। एक था कैटायन, कैटायन एंड एनायन। एनायन। कैटायन मतलब कैसा चार्ज होता है उसपे? फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला जो भी एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। और नेगेटिव चार्ज वाला जो भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन। एनायन। ठीक है, तो जैसे मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? एच। ठीक एच। है, अभी अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कब बनता है किसी भी एलिमेंट पे? पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है पता है आप लोग को? याद है या भूल गए हो सब? नहीं यार। नहीं याद है? साइड जब गेन करता है एटम तब। सर लीव जब होता है, जब एक एटम छोड़ता है। चलो ठीक है, एक थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं। जैसे मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर, अभी देखो केमिस्ट्री पढ़ना है, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ाना चाहिए था, लेकिन आप लोग स्कूल में ये सब चल रहा है इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। नहीं तो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ही पढ़ाना चाहिए। जैसे मान लो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर याद है आप लोग को? 11। 11। 11। ये क्या था? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है सर नंबर कितना ऑफ, है नंबर ऑफ एटम्स? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। नंबर ऑफ एटम नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर। मतलब कितना प्रोटॉन है इसके पास? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन होता है नॉर्मली इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? उतना ही होता है ना? यस सर। भूल गए हो क्या सारा सर? नहीं सर। इलेक्ट्रॉनिक, नहीं सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे ड्रॉ करते हैं? सर पहला में 2 रहता है, फिर 8 8 करके जाता है लेट इलेक्ट्रॉनिक। से ज्वाइन किया था हम लोग। लेट से ज्वाइन किए थे? ठीक है, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे ना तो ये चैप्टर थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब देखो, पहले वाला नॉर्मली क्या होता है, देखो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम का स्ट्रक्चर में क्या होता है, किसी भी एटम का, चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं, भूल गए हो आप लोग। देखो सर एटम का अगर हम, न्यूक्लियस, सर न्यूक्लियस और ऑर्बिट के तरह रहता है जिसमें प्रोटॉन्स लगा रहता है। एटम का मेनली दो पार्ट होता है, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट है ऑर्बिट। अगर हम स्ट्रक्चर का बात करें, मतलब इसका सेंट्रल पार्ट जो होता है, सेंट्रल पार्ट एटम का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है? बहुत सारा ऑर्बिट्स होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है? ऑर्बिट। जैसे हम लोग का सोलर सिस्टम जो आप लोग देखे होंगे, सोलर सिस्टम में क्या होता है? सेंटर में सन होता है और उसके ऊपर में क्या होता है? चारों तरफ क्या होता है? प्लैनेट्स होता है। उसी तरीके से एटम जो होता है उसका सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये हो गया न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ क्या होता है? ऑर्बिट्स होते हैं। अभी ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें दो चीज मिलता है। नॉर्मली एटम का तीन पार्ट होता है, न्यूक्लियस में दो पार्टिकल मिलते हैं। इसमें आता है दो चीज, एक आता है प्रोटॉन और एक आता है न्यूट्रॉन। ये दोनों चीज जो रहता है, ये दोनों रहता है कहाँ पे? न्यूक्लियस में। और जो ऑर्बिट्स होता है उसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। हाँ, इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? सर नो न्यूट्रल चार्ज। होता है। मतलब कोई भी इस पे चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज के बारे में बात कर ली। अभी ये जो
आप देख रहे हो कि ये जो ऑर्बिट्स जो बाहर है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, ये होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाता है, ऑर्बिट्स में पाया जाता है। तो सबसे पहले देखो अभी कौन से ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट्स है इसका नाम दिया गया था। सबसे पहला जो ऑर्बिट था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो हम लोग ऑर्बिट को फर्स्ट सेल बोल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं, या फिर अगर हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से बोलेंगे तो क्या, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं। अभी ये जो सेल्स वगैरह है इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था बताओ, याद है आप लोग को? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में कितना रहेगा उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n², वेयर n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मैं फर्स्ट सेल का बात करूं, फर्स्ट सेल, तो अगर मैं फर्स्ट सेल का बात करता हूं तो फर्स्ट सेल में क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो आप क्या करोगे 2 n की जगह क्या कर दोगे, मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाता है, तो 2 × 1, इसका मतलब पहले वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। अगर हम लोग सेकंड वाले सेल का बात करें तो सेकंड वाले सेल में क्या होगा, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मतलब क्या होगा 8। अगर हम थर्ड वाले सेल का बात करें, थर्ड सेल में कितना होगा, 2 × 3 का स्क्वायर 18, मतलब हाँ ये हो जाएगा 18। अगर हम लोग फोर्थ सेल में कैलकुलेट करना चाहें तो कितना होगा, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 32। तो ये जो था एक पॉसिबिलिटीज है, मतलब इसमें मैक्सिमम इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और एक बात क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पहला क्या होगा, फर्स्ट सेल में फिलअप होगा, उसके जब ये फर्स्ट सेल पूरा फिलअप हो जाएगा तब क्या होगा, सेकंड सेल में फिलअप होगा, फिर थर्ड सेल में, फिर फोर्थ सेल में, इस तरीके से क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह फिलअप होते हैं। तो जैसे मान लो अगर किसी के पास, मान लो कोई एक एटम ए है और इसके पास मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे फिलअप होगा, मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर में क्या होगा फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2। ठीक है। तो अभी इसमें जब तक 2 पूरा फिलअप नहीं होगा तब तक सेकंड वाले ऑर्बिट में नहीं जाएगा। तो सेकंड वाले ऑर्बिट में अभी कितना, देखो सेकंड वाले में मैक्सिमम कितना रह सकता है 8, लेकिन अभी इसके पास कितना बचा, इसमें तो फर्स्ट में तो 2 दे दिया आपने, तो 3। सेकंड वाले 3, इसका मतलब क्या होता है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो ये जो अभी इसका अगर कोई आपसे बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है। तो पहले वाले में कितना है 2 है, उसके बाद वाले सेल में कितना है 3, तो ये क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि कोई एक एटम है बी और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मान लिया मैंने 11, तो इलेक्ट्रॉन अगर 11 है तो कैसे कैसे अरेंज होगा, पहले वाले में कितना होगा 2 8 2 8 2 हाँ 2 8 कैसे 1 2 होगा 2 8 1 सर 2 8 2 8 1 1 होगा। हाँ यस यस, पहले वाले में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, तो देखो 11 में से 2 चला गया, अभी कितना सेकंड वाले में मैक्सिमम 8 रह सकता है, अभी इसके पास कितना बचा है 9 बचा है, तो मतलब सेकंड वाले ऑर्बिट में क्या होगा 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया सेकंड वाले में कितना हो गया 8, अभी 10 हो गया, बचा कितना 1, तो ये आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा सबसे बाहर वाले में 1। तो अगर कोई बोलेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या बोलोगे आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट 2 8 1। समझ में आया, क्लियर हो रहा है आप लोग को ये चीज, यस हाँ सर सर। ठीक है, ये तो पता ही। तो अभी देखो जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट हो गया, जैसे मैंने बोला एक सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम, तो इसका नीचे में अगर मैंने 11 लिखा तो नीचे में जो हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते थे, एटॉमिक नंबर बोलते थे, एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता था, Number of proton. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और आप लोग एक चीज याद रखना कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर किसका होता है,
Number of इलेक्ट्रॉन electron. होता है। तो जैसे मान लो अभी मैंने बोला है कि एक सोडियम है, इसका नीचे में यहाँ पे 11 लिखा, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 11 नंबर ऑफ 11 प्रोटॉन। अगर कोई आपसे बोले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, -11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, -11 हाँ ठीक है, माइनस बाद में देखेंगे। नंबर का बात करेगा तो क्या होगा, नंबर तो कभी नेगेटिव नहीं होता है ना। अगर उस पर चार्ज बोलेगा तो आप पॉजिटिव नेगेटिव ये सब बताओगे, अभी चार्ज नहीं, नंबर का बात कर रहे हैं, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स। और फिर अगर मान लो बोला मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, सर 281 हाँ तो पहला वाले में 2 दे दोगे, दूसरे वाले में 8, थर्ड वाले में क्या दे दोगे, 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब पॉइंट। अभी Yes, मान लो sir. मैं चार्ज का अगर बात करूँ तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। तो अगर मैं बोलूंगा कि चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन की वजह से अगर मैं चार्ज का बात करूँ तो देखो 11 प्रोटॉन है, तो क्या हो जाएगा इसका चार्ज 11 प्लस में। और अगर बोला जाए कि चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बताओ, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज आएगा, चार्ज कितना होता है, 11 इलेक्ट्रॉन है, एक पे क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे -11। तो ओवरऑल देखो कि चार्ज कितना हो गया, +11 और -11 मिला के क्या हो गया, 0। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि एटम जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज एटम क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्योंकि एटम पे अगर कोई चार्ज होता है तो कोई भी चीज स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, सेम चार्ज को रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो इस तरीके से हो जाता है। अच्छा एक चीज और आप लोग मुझे बताओ, जैसे मान लो मैंने एक ले लिया, कोई भी एक एटम ले लेते हैं, मान लो एक है ए का नीचे में मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, सर 20। हाँ नीचे जो लिखा होता है वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हो गया 20। अभी अगर आपसे बोलेंगे कि बताओ इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसके पास, सर 20। 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 20। अभी अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, सर 2 सर 8,8,2 2882। हाँ तो पहले ऑर्बिट में देखो क्या होगा 2, सेकेंड वाले में कितना जाएगा 8, अभी तक क्या हो गया 10। अभी देखो थर्ड वाले में मैक्सिमम 18 रह सकता है, लेकिन आप लोग एक बात याद रखना, मैंने क्लास 9 में ये चीज बताया होगा कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है किसी भी सेल के पास, किसी भी सेल के पास कितना, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कैपेसिटी होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसा सोच सकते हो कि मान लो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है जिसका फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम है, सेकंड फ्लोर पे मान लो 8 रूम बना हुआ है, 8 रूम इस तरीके से बना हुआ है, थर्ड वाले फ्लोर पे 18 रूम बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 8 रूम, यहाँ पे 2 रूम। लेकिन क्या होता है कि थर्ड वाला जो फ्लोर है, किसी भी फ्लोर के पास अगर मान लो 8 रूम से ज्यादा अगर फिलअप हो जाएगा तो क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। तो इसलिए मान लो इसके पास 20 था, तो पहले वाले में 2 दे दिया आपने, अभी भी 18 बचा है, सेकंड वाले में आपने 8 दे दिया, 10 हो गया, फिर थर्ड वाले में क्या होगा 8, फिर लास्ट वाले में कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया ये? ओ 18 रख सकता है पर 8 देना। 18 जो है वो उसके पास है, लेकिन मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है, 8 से ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 8 से ज्यादा रखेगा तो वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, थर्ड वाले में कितना देना पड़ेगा आपको, 8 ही देना पड़ेगा। उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया ये पॉइंट? हाँ सर। यस सर। ओके, अभी देखो एक टर्म और आप लोग को जानना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताओ? सर आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये सब पीरियोडिक टेबल में काम आएगा। इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो जैसे मान लो इसका ये जो एटम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। हाँ आउटर मोस्ट में 2 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद एक टर्म होता है क्या, वैलेंसी।
वैलेंसी, मतलब किसी का वैलेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो वैलेंसी के लिए देखो आप लोग को देखना पड़ेगा कि अगर मान लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो, इफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेन लेस देन 4 और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लेस देन और इक्वल टू 4 अगर इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी इक्वल टू क्या हो जाता है, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पर जितना है उतना ही होता है। हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आउटर मोस्ट में क्या हो, मोर देन, अगर इफ आउटर मोस्ट कंटेन मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में वैलेंसी क्या हो जाएगा, सर 8 से minus माइनस करना पड़ेगा। क्या करोगे, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया वैलेंसी के बारे में? हाँ सर। यस ठीक है, चलो अब कुछ जैसे मान लो एक एटम ए है, इसके आउटर मोस्ट में मतलब इसका जो है वो 12 है, पहला नंबर बार। दूसरा मैंने एक लिया बी, इसका एटॉमिक नंबर है 17। सी ले लिया 20, डी ले लेते हैं, मान लो इसका 15 मान लेते हैं, ठीक है। तो मुझे सबका वैलेंसी पता करना है। पहले वाले का वैलेंसी कितना होगा सर 2। सर 2। हाँ, वैलेंसी करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वैलेंसी अगर फाइंड करना हो तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे। इलेक्ट्रॉनिक हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा बताओ, 12 है तो क्या लिखोगे सर 2 8 ठीक है। तो अगर मान लो इसमें अभी आपसे अगर पूछा जाता है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सर 2। सर 2 वैलेंस 2 हो इलेक्ट्रॉन जाएगा। 2, और अगर बोलता वैलेंसी बताओ, सर तभी 2। ये भी 2 होगा। सर 2 भी, सर 2 यस, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 4 से कम है, 4 या 4 के बराबर भी होगा तो भी क्या होगा, इसका वैलेंसी सेम ही होता है। अभी जैसे मान लो मैं बी वाले का अगर मैं बात करता हूँ तो बी वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287। सर 287 ठीक है। अभी अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में जितना है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी अगर वैलेंसी बोलेगा तो सर 1 सर 8 8 minus 7 equal to 1। हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। सी वाले का सर 2। सर 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 सर 2882। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 2 सर 2 वैलेंसी 2। 2, ठीक है। लास्ट वाले डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर 285। 285, ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 5। 5। सर 3 और 5 वैलेंसी 3। सर वैलेंसी 3 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ये पॉइंट सबको? यस सर। ठीक है सर इसको क्या 8 से माइनस करना होगा? हाँ, अगर 4 से मतलब ज्यादा है ना ये बैलेंस, मतलब बाहर वाले में अगर 4 से ज्यादा है तो उसको सिंपली 8 से माइनस कर दो, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और आप लोग को चलो थोड़ा बाद में बताते, पहले एक चीज और समझा देते। अभी देखो एक चीज क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है, एनी एलिमेंट वांट्स that their outermost orbit contain 8 इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट यही चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहे, 8 इलेक्ट्रॉन रहे। इस 8 इलेक्ट्रॉन जिसका 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट,
ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, कुछ जो होता है ओनली एक या दो जो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में आउटर मोस्ट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत कम, केवल दो ऐसा एलिमेंट है जो चाहता है, मतलब एक ही ऐसा एलिमेंट है, दो नहीं बोलेंगे, एक ही ऐसा है जो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में कितना रहे, सर हाइड्रोजन ना शायद। सर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे बाद में। तो जैसे मान लो ये सभी चाहते हैं कि उसके आउटर मोस्ट में क्या रहे, 8 इलेक्ट्रॉन। अभी ये जो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए वो लोग क्या करेगा, या तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं तो किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। जैसे मान लो मैंने एलिमेंट बनाया सोडियम, सोडियम Na, इसका जो है एटॉमिक नंबर मैंने बोला 11 है। तो एटॉमिक नंबर 11 बोलने का मतलब अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूं तो क्या होगा बताओ? सर 281। ठीक है, अभी देखो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ड्रॉ किया तो ये क्या मिला, 281 मिला। अभी ये सोडियम के पास दो रास्ता है, इसको क्या चाहिए कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसके पास दो ऑप्शन है। क्या क्या दो ऑप्शन है? ये पहला काम ये कर सकता है कि ये लूज कर दे 1 इलेक्ट्रॉन, जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो कितना हो जाएगा, देखो उसके आउटर मोस्ट में कितना बच जाएगा, 8। या फिर दूसरा इसके पास ऑप्शन ये है कि ये गेन करे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास दो ऑप्शन है, तो ये क्या करेगा बताओ? सर लूज One करेगा से एक करेगा। इलेक्ट्रॉन। देखो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना या लूज करना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए एनर्जी लगता है। तो इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना क्या होगा, ये ज्यादा प्रेफर करेगा ना, इंस्टेड ऑफ गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, उसी तरीके से अभी मान लो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का मान लो आउटर मोस्ट में 17 है, तो 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या बोलेंगे, 287। तो इसके देखो आउटर मोस्ट में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास भी दो रास्ता है, ये क्या कर सकता है, फर्स्ट रास्ता ये है कि ये क्या करेगा, गेन कर ले क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा रास्ता क्या है, सर लूज कर दे 7 इलेक्ट्रॉन। लूज 7 इलेक्ट्रॉन। तो अभी बताओ ये क्या करेगा? सर गेन 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है, तो अभी ध्यान से समझो। देखो शुरू में अगर हम लोग बात करें, जब सोडियम जो था, जब एटम था, ठीक है, सोडियम एटम का अगर हम लोग बात करेंगे तो इस सोडियम एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन था कितना था, सर नंबर ऑफ 11। प्रोटॉन कितना था, 11। सर 11। 11 प्रोटॉन जो था उसके वजह से जो इसके ऊपर चार्ज होगा वो कितना होगा, सर प्लस पॉजिटिव 11 पॉजिटिव। 11। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना था, सर 11 लेकिन नेगेटिव में। हाँ माइनस नेगेटिव। तो अभी इसका ओवरऑल जो एटम के ऊपर अगर हम लोग चार्ज का बात करें तो कितना था, 0। मतलब एटम के अंदर Zero. न्यूट्रल। उसी तरीके से ये क्लोरीन का अगर हम लोग बात करते हैं तो इनिशियल स्टेज में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना था, 17 प्लस 17 बोल देते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग बात करें तो वो भी क्या होगा, -17। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो एटम कैसा था, न्यूट्रल। लेकिन अभी क्या करना चाहता है ये जो सोडियम है, ये क्या चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे। ठीक है, जब सोडियम क्या करेगा, सोडियम मान लो लूज कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो देखो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन वो तो लूज नहीं कर रहा है ना, तो प्रोटॉन टोटल कितना रहेगा इसके पास, प्रोटॉन तो 11 ही रहेगा, तो मतलब कितना रहेगा, +11। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना हो गया, -10। 10 हो गया, मतलब -10। तो अभी देखो अगर हम लोग बात करें तो इस पे टोटल क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। +1।
ठीक है, मतलब ये अभी देखो क्या हो गया, इसके ऊपर एक चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया? +1। तो ये जो +1 आ जाएगा, तो इस सोडियम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सोडियम तो लिखेंगे, साथ में ऊपर क्या लिखेंगे? प्लस। अगर 1 लिखना है तो 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो 1 के साथ। तो ये जो हो गया, ये क्या बन गया? ये बन गया क्या? कैटायन बना कि एनायन बना? कैटायन। यस, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या बन गया? कैटायन। समझ में आया कैटायन का मतलब कैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ? कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला एटम जो है क्या हो गया? कैटायन उसको बोल देंगे। सर अभी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो लूज किया ना इलेक्ट्रॉन कहीं हाँ, भी, वो अगर लूज। पॉजिटिव। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मतलब मान के चलो नेगेटिविटी होता है। तो मान लो अगर तुम नेगेटिविटी लूज करोगे तो क्या बन जाओगे? पॉजिटिव बन जाओगे ना। और नेगेटिविटी अगर गेन करोगे तो क्या होगा? और नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे मान लो अगर मैं क्लोरीन का बात करूं, तो क्लोरीन अभी क्या चाहता है? क्लोरीन चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे? वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ना। तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो प्रोटॉन तो इसके पास कितना रहेगा? प्रोटॉन तो 17 ही रहेगा ना, जो शुरू में था। लेकिन अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया इसके पास? 18 -18 -18। तो देखो इसके ऊपर ओवरऑल कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ठीक है, -1। तो मतलब अभी क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बन जाता है? Cl- बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या बन गया? क्लोरीन आयन बोल सकते हैं। और अगर कोई बोलेगा कैटायन है कि एनायन है, तो आप बता सकते हो ये क्या है? एनायन। एनायन। समझ में आ गया आप लोग को? हाँ सर। सर अभी देखो एक चीज और आप लोग याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। ठीक है, मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। और नॉन मेटल क्या होता है? अभी नेक्स्ट चैप्टर ही है आप लोग का, मेटल नॉन मेटल, वहां पे भी ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग। नॉन मेटल क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, ये क्या हो गया? नॉन मेटल। सर हाँ सर ये मानस, लूज और गेन कैसे करेंगे? लूज और गेन कैसे करेगा? वो एनर्जी देके लूज कर देगा। ठीक है, जैसे उसको उसको क्या चाहिए? मान लो किसी के पास 101 रुपीज है, वो चाहता है 100 रुपीज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो किसी को दे देगा। जैसे मान लो देखो सोडियम, एक्चुअली में क्या होगा कि सोडियम जो है, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम के पास कितना था? 281 था। ये क्या चाहता था कि इसका आउटर मोस्ट का 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास क्लोरीन के पास देखो कितना था? 287 था। अभी ये क्या चाहता था? सोडियम इसका 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा उसको गेन करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो ये गेन कौन कर लेगा? क्लोरीन। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जैसे मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा? Na+ बन जाएगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? Cl-। और फिर ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना देगा? NaCl। NaCl किसको बोलते हैं हम लोग? सर NaCl क्या? सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब सॉल्ट। सर सर ये दोनों तो आपस में एक्सचेंज कर लेगा ना, तो फिर? हाँ, ये लोग आपस में एक्सचेंज, मतलब कोई अगर लूज करता है तो उसको गेन करने के लिए भी कोई चाहिए होगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं? फॉर्मूला बनाने के लिए तो मैंने, हाँ बोलो। सर कैसे पता चलेगा वो मैग्नी- गेन ही करेगा कि लूज ही करेगा? हाँ, गेन ही करेगा कि लूज करेगा? एक मिनट रुको, मानस में बता देता। जैसे मान लो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है, तो वो ऑलवेज क्या करेगा? लूज करना प्रेफर करेगा। और अगर आउटर मोस्ट में 4 से ज्यादा है तो वो क्या करेगा? ऑलवेज गेन करना प्रेफर करेगा। समझ में आया? मान लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर उसमें n इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अगर मान लो लेस देन और इक्वल टू 4 हुआ तो वो क्या करेगा? लूज करेगा। और अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4 से ज्यादा है तो वो क्या करेगा? गेन करेगा। इसलिए ये चीज आप लोग देख के नेक्स्ट टाइम से ये भी बता सकते हो कि अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा? मेटल। मेटल 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 होगा, क्योंकि मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करता है। आउटर मोस्ट में 4 से ज्यादा है तो वो क्या करेगा?
गेन करना प्रेफर करेगा, मतलब क्या होगा वो? नॉन मेटल। नॉन मेटल। ठीक है, तो इस तरीके से फोर मेटल नॉन मेटल। सर हाँ 4 बोलो। पे भी यूज 4 पे नहीं करते हैं, 4 एक एक्सेप्शन है, कार्बन वाला चैप्टर है आप लोग का। कार्बन वाले चैप्टर में बताएंगे कि 4 होने से वो क्या करता है, वो एक्चुअली शेयर करना स्टार्ट करता है। ये कार्बन में पढ़ेंगे हम लोग। कितना समझ में आ गया आप लोग को? फॉर्मूला बनाना हाँ, मैंने सर। सिखाया था। देखो सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करेगा तो इसका अगर मुझे फॉर्मूला बताना है तो हम लोग को दोनों का वैलेंसी पता होना चाहिए। सोडियम का वैलेंसी क्या होता है 1, क्लोरीन का भी वैलेंसी क्या होता है 1। अभी हम फॉर्मूला क्रॉस बनाने के लिए मल्टीपल कर क्या देंगे। करते हैं, multiply कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये Na, अभी देखो 1 को लिखना नहीं होता है तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला NaCl। ठीक है, NaCl। जो नया है, नया जो लोग मेरा क्लास नहीं किया, जैसे मानस आपने नहीं किया है ना मेरा 9 में क्लास। सर नहीं हम सर। भी केमिस्ट्री मतलब हाँ, नहीं किया था। तुम लोग को एक लिस्ट बताया था ना मैंने, वो 1 से लेके 20 तक का एटॉमिक नंबर वाला एक वीडियो है क्या आप लोग के पास? नहीं सर वो तो बहुत बड़ा देखना पड़ेगा सर। सर ठीक 1 है, तो से मैं लेके 20 तक। हाँ 1 से लेके 20 तक का एटॉमिक नंबर याद करने का एक मैंने तरीका बताया था। हाँ सर। हाय हेली बेबी सी। हाँ सर है वो। वो है तो ग्रुप में डाल देना, तो नहीं तो फिर देखता हूँ मेरे पास होगा तो मैं डाल दूंगा। जो लोग नहीं देखा है उसको देख लेना और 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेना, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं समझ में, मतलब कुछ समझ में तो आएगा लेकिन फिर याद करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैग्नीशियम, चलो एक फॉर्मूला बना लेते हैं। मैग्नीशियम और क्लोरीन, इन दोनों का फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। टू भूल गए हो 12। एटॉमिक नंबर मैंने बताया था। देखो मैग्नीशियम का याद रखने का तरीका बताया था ना कि मैगी का पैकेट कितने रुपीस में आता है? 12 रुपीस। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। और क्लोरीन का तो देखिए कितना होता है? 17। तो इसका 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? सर इलेक्ट्रॉनिक 2,8। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। 287। चलो अभी आप लोग मुझे बताओ कि इसमें पहला वाला मैग्नीशियम, इसका वैलेंसी कितना होगा? 2। सर इसका वैलेंस इसका वैलेंसी सर 1 होगा। हाँ 8 - 7 मतलब क्या होगा? 1। अच्छा ये बताओ कि इन दोनों में कौन सा मेटल होगा, कौन सा नॉन मेटल होगा? ये क्या होगा, मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा? सर मेटल। सर मेटल। हाँ आउटर सर, मोस्ट में दोनों जैसे ही देखोगे, आउटर मोस्ट में अगर 4 से कम है तो क्या हो जाएगा वो? मेटल। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या होगा? मेटल। दोनों मेटल कैसे होगा मयंक? इसके आउटर मोस्ट में देखो 7 है ना, सर दूसरा नॉन मेटल। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करेगा या 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करेगा? लूज करना। हाँ तो तो ये लूज क्या करना। करेगा? हाँ ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करेगा। तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा? Mg। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा बताओ? पॉजिटिव। 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 2 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा ना, 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो अभी इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो फॉर्मूला बनाने के लिए जैसे मान लो आपको अगर पता करना है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाएगा, तो दोनों का आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। तो वैलेंसी इसका क्या होगा? इसका क्या है? 1। अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो Mg के साथ क्या आएगा? 1। सर MgCl2। इसका नाम क्या होगा? सर मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। Mg को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। और क्लोरीन को हम लोग जब क्या बोलेंगे? क्लोराइड। तो ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। सर सर हाँ बोलो मानस। सर ये इलेक्ट्रॉन क्या है? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या लूज कर सकते हैं? नहीं ज्यादा 3 तक कर सकता है। जैसे मान लो अगर एक सर, उसे- एल्युमिनियम ले, अच्छा चलो एक बता देते, जैसे मान लो एल्युमिनियम ले लिया। एल्युमिनियम का जो होता है वो 13 होता है।
13 होगा तो बताओ क्या बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 283 मोस्ट कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये मेटल होगा कि नॉन मेटल? इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3 वैलेंसी 3 होगा। मेटल होगा या नॉन मेटल होगा? मेटल। मेटल मेटल और ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करेगा या 5 गेन करना? सर लूज सर लूज तीन करना। तो इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? Al3+। अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या नाम था, माने समझ में आया ये पॉइंट? देखो तो एल्युमिनियम वाला। यस सर। ओके सर ज्यादातर तो वो 3 तक ही मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर हाँ पाएगा ना? हाँ, 3 तक ही कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। या फिर गेन भी करेगा तो 3 तक ही कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ एलिमेंट का आप लोग याद रखना, मतलब वैलेंसी याद रखना, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बनाने में हेल्प होगा। जैसे क्लोरीन, क्लोराइड बोलते हैं उसको। क्लोरीन से जो बनता है क्लोराइड, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसका वैलेंसी कितना है? 1। या फिर ये ब्रोमाइड, 1 ब्रोमाइड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं Br-, मतलब इसका भी कितना होता है वैलेंसी? 1 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का दोनों होता है। हाइड्रोजन कभी कभी पॉजिटिव भी बिहेव करता है, कभी कभी नेगेटिव। तो हाइड्रोजन आयन अगर रहेगा तो H+, मतलब इसका भी वैलेंसी कितना हो गया? 1। अच्छा, इसके बाद आप लोग याद रखना, कुछ कुछ का याद रखना, जैसे NO3, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। इसका भी वैलेंसी क्या होता है? -1, ठीक है। ये सब कुछ कंपाउंड है जिसका वैलेंसी याद रखना है आप लोग को। नहीं याद रखोगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, बार बार हम बता दे रहे हैं आप लोग को। इसके बाद हाइड्रोक्साइड, ये एकदम रट्टा मार लो। सर OH ना? हाँ, हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है ये होता है OH-, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड मीन्स OH-। ये मिटा दे रहा है, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड मतलब हो गया OH-। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग याद रखना सल्फेट। सल्फेट ये होता है SO4, लेकिन इस पे इसका वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है, 2- होता है, ठीक है। उसी तरीके से होता है 7th नंबर कार्बोनेट। कार्बोनेट CO3, इसका भी वैलेंसी क्या होता है? 2। उसके बाद होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट जो होता है इसको बोलते हैं PO4, इसका भी वैलेंसी क्या होता है? 2। और एक होता है बाई कार्बोनेट। कार्बोनेट का क्या हो गया? CO3, इसका वैलेंसी 2 होता है। बाई कार्बोनेट जो होता है, बाई कार्बोनेट CO2 HCO3। HCO3 मतलब कार्बोनेट के साथ H लग जाता है तो बाई कार्बोनेट बोलते हैं। इसका वैलेंसी होता है 1, ठीक है। ये चीज आप लोग को याद रखना है। देखो इसको, हाँ बोलो। सर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन हो जाता है। CO3 कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। ओ कार्बोनेट, हाँ। हाँ सर बोलो, हमको लगा बाई कार्बोनेट कंपाउंड, मतलब। क्या बोलो? सर ये कंपाउंड ही है ना सब? हाँ, ये सब कंपाउंड है। अभी देखो ये सब क्यों बता रहे हैं आप लोग को, क्योंकि मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मुझे फॉर्मूला बताओ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब अभी आप लोग नहीं जानते रहोगे तो ये सभी अभी यूज में आएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, तो मतलब देखो यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या है, हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? क्लोराइड। तो H होगा और एक क्या होगा? Cl। H का वैलेंसी कितना होता है? 1। क्लोरीन का देखो 1 यहाँ से वैलेंसी कितना होता है? 1। तो इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा? HCl। तो ये HCl क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि एक काम करो, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बताओ। हाइड्रोजन
सल्फेट, सर हाइड्रोजन सल्फेट। H2SO4 हाँ, इसको हम लोग इसका कॉमन नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें देखो क्या क्या लगता है, सल्फेट आता है और एक क्या है, हाइड्रोजन है। तो आप देखोगे हाइड्रोजन H होता है और S, सल्फेट का क्या होता है, SO4। तो इसके ऊपर SO4 का देखो वैलेंसी कितना है, 2, और हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1। 1 हाइड्रोजन का 1, SO4 का क्या है, 2। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, H2SO। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि एक काम करो, मुझे बताओ हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ। PO4 का जो सर H2CO3 PO4 का या 3 होता है, 2 नहीं होता है। PO4 का वैलेंसी 3 होता है। हाँ, इसका क्या बोलोगे, हाइड्रोजन का हो गया H, कार्बोनेट मतलब CO3 होता है, इसका हो गया 1 और इसका क्या हो गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, H2CO3। इसका नाम, इसका कॉमन नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। अभी ये सब पढ़ाएंगे आप लोग को, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। चलो एक और सर बताते हैं। ये कंपाउंड अब बन रहा है। हाँ, सर ये जो सल्फेट है ये कंपाउंड मतलब एक क्या बोलूं, कंपाउंड ऐसे बनेगा। हाँ, कंपाउंड बनाने के लिए अलग तरीका है, ठीक है। नंबर पेज पे है। तो कंपाउंड बनाने का कैसे बनता है हम लोग थोड़ा बाद में सीखेंगे, अभी ये फॉर्मूला बनाना सिखा रहे हैं। कंपाउंड बनाने के लिए एक कितना के साथ रिएक्ट करेगा, ये सब देखना पड़ता है हम लोग। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक आप लोग को? हाँ सर। चलो एक, अगर मान लो मैंने आपको बोला कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सर MgOH2 MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो इसमें लोगे Mg, लोगे Mg का वैलेंसी कितना होता है, 2, और हाइड्रोक्साइड इसका वैलेंसी कितना होता है, 1। क्या बनेगा, Mg, और देखो ये पूरा कंपाउंड है ना, तो एक ब्रैकेट लगा देते हैं, OH, और इसके सामने क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? अगर मान लो बोला हाँ, मैंने सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ। सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, और NaOH हाँ, ये सोडियम का भी 1, OH का भी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 1 1 मल्टीप्लाई दो के नहीं लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, NaOH अगर मान लो बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 whole twice SaOH2 whole twice। yes, ये OH है, इसका वैलेंसी हो गया 2, इसका क्या हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा, CaOH का उल्टा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये कैल्शियम का 2 होता है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है सबको? हाँ सर, क्लोराइड क्या से बना है सर? क्लोरीन दो से बना चीज है। दो चीज क्लोरीन वो तो एक ही चीज से बन रहा है ना, क्लोरीन। क्लोराइड में तो खाली क्लोरीन है ना, Cl है। क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl। सर, क्लोरीन को ही क्लोराइड बोलते हैं। हाँ, क्लोरीन को ही क्लोराइड बोलते हैं। चलो, जैसे मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ तो। CaOH2 हाइड्रोक्साइड, सर CaOH whole twice हाँ, यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम का वैलेंसी क्या होता है 2, हाइड्रोक्साइड है
इसका वैलेंसी क्या होगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा CaOH का होल। ठीक है, अगर मान लो मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ। Ca2CO3 2। कैल्शियम हो गया Ca, कार्बोनेट का क्या होता है CO3, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी भी क्या होता है 2। तो जब दोनों का वैलेंसी अगर कटता है तो हम लोग काट देते हैं, भूल गए ये चीज। ये 2 से 2 आपस में कट जा रहा है ना, जिसको काट देंगे तो क्या बन जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 से तो कुछ मल्टीप्लाई होता नहीं है, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मान लो मैंने बोला है कि कैल्शियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, कैल्शियम बाई, कैल्शियम बाई कार्बोनेट क्या होगा CaHCO3 होल ट्वाइस। इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी क्या है 1। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो Ca हो गया, अभी ये पूरा कंपाउंड है तो ब्रैकेट डाल दो HCO3 और ये 2 क्या होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा नीचे यहाँ पे होल ट्वाइस। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है फॉर्मूला बनाना? हाँ सर। तो ये जो 9 एकदम सबको रट्टा होना चाहिए, ये 9 याद कर लो तब फॉर्मूला बनाना धीरे धीरे समझ में आएगा। और 20 तक जो है एटॉमिक नंबर याद कर लो, ये पहले भी मैंने जब आप लोग को केमिकल इक्वेशन पढ़ाया था तो भी बताया था। ठीक है, समझ में आया ये इतना? आयन वायन थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलो एसिड एंड बेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या क्या होता है? एसिड और बेस सबसे पहले तो देखो एसिड किसको बोलते हैं हम लोग? एसिड जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, इसका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है, खट्टा टेस्ट का। ठीक है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। ठीक है, ये ऐसा एक केमिकल सब्सटेंस हम लोग बोल सकते हैं कि एसिड आर द केमिकल सब्सटेंस। ये क्या है? केमिकल सब्सटेंस है विच हैज अ टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है इसका? सोर टेस्ट होता है। सोर मतलब जितना खट्टा चीज होता है उसमें आप देखोगे नॉर्मली वो क्या होता है, उसमें एसिड कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है। और जो बेस होता है बेस बिटर। इसका, हाँ इसका जो होता है बिटर होता है, मतलब कड़वा टेस्ट सर बिटर कड़वा कड़वा टाइप का होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, एक लिटमस पेपर, आप लोग एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर ये देखो डायग्राम तो देख ही रहे होगे आप लोग, ये एक लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर क्या होता है? ये एक टाइप का इंडिकेटर है। अभी इंडिकेटर वगैरह के बारे में मैं थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब होता है जो कि इंडिकेटर थोड़ा सा बता ही देगा। इंडिकेटर क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि या तो अपना कलर चेंज करके या फिर स्मेल के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से वो ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी जो केमिकल है वो उसका नेचर क्या है। नेचर बोलने का मतलब वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। समझ में आया ना? जैसे मान लो ये लिटमस पेपर होता है, ये लिटमस पेपर नॉर्मली 2 टाइप का होता है, एक रेड कलर में मिलता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो क्या है, रेड कलर का है, और एक ब्लू कलर का है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई एक ऐसा कंटेनर लिए जिसमें एसिड है, तो एसिड क्या करता है कि ये ब्लू लिटमस को क्या करेगा? ब्लू लिटमस को ये रेड कर देगा। अगर ब्लू लिटमस उसमें डिप करोगे तो क्या कर देगा? वो रेड कर देगा। ठीक है, और अगर रेड लिटमस डाल दोगे तो क्या होगा? नो चेंज सर, रेड ही रहेगा। हाँ, क्योंकि रेड ही वो चेंज करता है ना, तो ये ऑलरेडी रेड कलर का है और फिर से वो रेड हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? कोई भी नो चेंज इन कलर दिखेगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पे आप समझ गए कि एसिड का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि क्या होता है? सोर मतलब खट्टा हो, और वो जो लिटमस के कलर मतलब ब्लू लिटमस को वो कैसे चेंज कर दे? किस कलर में चेंज कर दे? रेड कलर में चेंज कर दे। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या होगा? एसिड होगा।
और बेस क्या करता है, देखो बेस जो होता है ये क्या करता है, लिटमस जो होता है, लिटमस में भी तो दो टाइप का होता है, एक रेड वाला, एक क्या होता है, ब्लू वाला। तो ये क्या करता है कि रेड लिटमस जो होता है, रेड तो ब्लू लिटमस, कलर में कर देता है। इसको ये कन्वर्ट कर देता है ब्लू कलर। ठीक है, समझ में आया? वही अगर ब्लू लिटमस डालोगे तो क्या होगा, ब्लू सर लिटमस नो में क्या होगा, चेंज, सर नो या फिर कोई चेंज। कोई भी चेंज। सर सर हाँ बोलो। सर बोलो। मतलब और कलर को थोड़ा डार्क नहीं कर देता, क्यों चेंज नहीं कलर होता है? पूरा चेंज होना पड़ेगा, कलर पूरा चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, लिटमस के कलर का ही एक्चुअली वो चेंज करता है ना, तो इसलिए उतना समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो कैसे याद रखेंगे हम लोग कि बेस वाले में देखो कैसे याद रख पाओगे आप लोग। तो देखो याद रखना कि B4 क्या होता है, बेस, B4 बेस, इसका B4 क्या होता है, बिटर। और ये लिटमस के कलर को कैसे चेंज कर देता है, ब्लू। तो इसलिए याद रहेगा ना आप लोग को। बेस में क्या होता है, बी होता है मतलब बेस, वो किस, उसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर। और लिटमस के कलर कन्वर्ट कर देगा ब्लू कलर में। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर। जैसे देखो यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि जैसे मान लो ये लिटमस है, ये एसिड में जब मान लो यहाँ पे लिटमस का कलर को जब देखो एसिड में जब डिप किया गया तो ये ब्लू कलर का था, ये कैसा चेंज हो गया, ये देखो ये रेड कलर का हो। ठीक है, और वही अगर मान लो बेस में क्या होगा, रेड लिटमस को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। समझ में आया ना? एसिड मतलब सिंपली याद रखना हाँ कि सर। किस कलर में चेंज करता है, रेड कलर में। और बेस जो होता है वो कैसे कलर में Blue. चेंज होता है। तो अभी कभी कभी आप लोग से घुमाने के लिए पूछ सकता है कि जैसे मान लो रेड ब्लू आपने याद रखा, तो पूछेगा कि किसको ब्लू बना देता है, कौन से लिटमस को ब्लू बनाता है, बेस, सर रेड को। रेड को। रेड को। अभी ऐसे देखो ब्लू बना है मतलब क्या, रेड वाला बना होगा तभी तो इसका इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाला ब्लू बनेगा तो पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया सबको? तो ये दो प्रॉपर्टी याद रहेगा आप लोग को। एसिड में क्या होता है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर्स। सॉर। हाँ, और बेस का टेस्ट बिटर। बिटर। एसिड जो है वो लिटमस के कलर को कैसे चेंज कर देता है, किस कलर में, ब्लू टू रेड। रेड करेगा। ठीक, और बेस में याद रखना बी फॉर ब्लू। अभी ब्लू हो गया मतलब किससे हुआ होगा, ऑब्वियसली रेड से हुआ होगा। समझ में आया ये पॉइंट सबको? जैसे मान लो यहाँ पे कुछ कुछ Yes, sir. सब्सटेंस दिया है, यहाँ पे आपको बताना है कि वो एसिड है या बेस है। सबसे पहला लेमन, सर एसिड। एसिड। यस एसिड होगा, क्योंकि लेमन क्या होता है, खट्टा लगता है ना, तो क्या हो गया, एसिड। ये इमली, अरे भी एसिड। एसिड। ठीक है, कर्ड, एसिड। एसिड। ओ हाँ एसिड, खट्टा। खट्टा लगता है ना। विनेगर, एसिड। सर एसिड। 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 ठीक है, कभी पियो आप लोग विनेगर? सर नहीं। सर नहीं एक सर। बार सर बहुत पिया है गंदा होता है। सर इतना वही, कुछ बहुत सर, बहुत बदबू आता है। गंदा भी बहुत टेस्ट होता है। एक बार मैंने भी पी लिया था, फ्रीज में रखा हुआ यस था सर। तो सर पानी। खट्टा नहीं होता, उसका खट्टा कुछ अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो ये विनेगर भी क्या हो गया, एसिड हो गया। ये है बेकिंग सोडा। सर बेस। एसिड। हाँ, बेकिंग सोडा जो होता है क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, ये भी गलती से मत खाना। बहुत बार क्या होता है, किचन वगैरह में रहता है, हम लोग नमक समझ के इसको ले लेते हैं, इसका भी टेस्ट बहुत गंदा होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा बिटर, तीता तीता लगेगा। सोप, सर बेस। सर बेस। सर टेस्ट किए हो किसे, कोई किया है हाँ इसका? सर। सर एक बार किया था आ जाता ये मुंह आया में। सभी। सर, चॉकलेट समझ के। चॉकलेट समझ के। सर एक बार बहुत नहाने गलती के है। टाइम में फेन चला गया था। वही, ये बेस होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेस्ट। सर बेस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सर ये क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअली बेस होता है,
एंटा एसिड में इसको यूज करते हैं, जैसे जो इनो वगैरह पीते हो ना आप लोग, इनो यस सर। यस सर। हाँ, सर, वगैरह में वो उसमें आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है, ठीक है। मतलब ये एंटा एसिड के लिए यूज करते हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है, देखो एसिड क्या होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में मैंने एक चीज पढ़ाया था कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, सॉल्ट और वाटर बना। सॉल्ट एंड वाटर। हाँ, तो जब किसी को ज्यादा एसिडिटी हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है, मान लो किसी को एसिडिटी हुआ है और अगर आप उसको नींबू पानी पिला दोगे तो क्या होगा, उसका एसिडिटी बढ़ जाएगा या कम होगा? सर बढ़ जाएगा। सर बढ़ Obvious- हाँ, बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या है, वो ऑलरेडी एसिड बढ़ा हुआ है, आपने और उसको एसिड पिला दिया। तो इसलिए उस केस में हमको क्या करते हैं, अगर एसिडिटी हम लोग को होता है तो हम लोग को बेस कुछ सब्सटेंस पीना होता है। तो बेस में हम लोग क्या है, ये करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग पीते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मतलब वही इनो जो होता है, इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की तरह ही काम होता है। तो जब वो क्या होता है, बेस जब जाता है तो हमारे जो बॉडी में एसिड है उसको क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, सॉल्ट वाटर बना देता है, जिससे हम लोग का एसिडिटी खत्म हो जाती है। समझ में आया? तो जितना भी हाँ, एसिडिक सर। सब्सटेंस है सारा कहीं ना कहीं खट्टा होगा, और बेस वाला क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, तीखा होगा। सर मतलब उसमें हाँ समीर बोलो, क्या बोल रहे थे? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है आप लोग का? आवाज आ रहा है सर मेरा आप लोग इसमें को? यस सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर बोले तो इसमें कुछ केमिकल डालता है जिससे ये बेस बन जाता, नहीं पहले से रहता है। बेसिक नेचर ही होता है उसका। बेस बनाया भी जा सकता है, हम लोग लैब वगैरह में भी बनाते हैं। अभी देखो, कुछ कुछ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जिसमें एसिड पाया जाता है। तो ये कभी कभी आप लोग के एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछ देता है कि जैसे मान लो विनेगर है। विनेगर अभी आपने देखा कि क्या होता है, ये एसिड होता है कि बेस होता है? एसिड। एसिड होता है, ठीक है। तो अभी इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एक 1 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें याद रखना है कि एसिटिक एसिड पाया जाता है। अभी ये एसिटिक एसिड क्या है, जब मैं आप लोगों को कार्बन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा एसिटिक एसिड क्या होता है। फिलहाल आप लोग याद रखोगे कि विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगर पूछेगा लेमन, ठीक है, जो हम लोग लेमन खाते हैं, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, लेमन या ऑरेंज में? सिट्रस एसिड। सर सिट्रस। सिट्रस या फिर साइट्रिक एसिड बोलते हैं उसको, ठीक है, साइट्रिक एसिड। तो ये सब 1 मार्क्स के लिए पूछता है, याद रखना, ठीक है। विनेगर में क्या हो गया, एसिटिक एसिड। ऑरेंज या लेमन में क्या हो गया, साइट्रिक एसिड, ठीक है। टोमेटो, टोमेटो भी क्या होता है, खट्टा होता है ना? सर ये भी यस एसिड है। सर। हाँ, ये भी एसिड है। इसमें मिलता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड, दही में कैसा होता है? सर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। यस करेक्ट, इसमें होता है लैक्टिक एसिड। एंट का जो स्टिंग होता है या फिर नेटल का स्टिंग, नेटल मतलब जो जानवर वगैरह जो होते हैं उन लोग का जो स्टिंग होता है, उसमें भी एक टाइप का एसिड ही होता है। सर कौन सा एनेटिक एसिड? एसिड ए से था कुछ सर, ए इसमें से होता कुछ है था। ए से नहीं होता है, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। सर स्टिंग मतलब? सर अब डंक डंक डंक। मिथेनोइक एसिड या फिर इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए चींटी वगैरह, जब लाल चींटी जो आप लोगों को देखोगे काटती है तो क्या होता है, वहां पे जलन होने लगता है ना। यस सर। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करता है, उसका जो स्टिंग है वहां पे एसिड होता है, उसमें मिथेनोइक एसिड मिलता है। वो मिथेनोइक एसिड को क्या करती है, वहां पे थोड़ा सा आपके स्किन पे छोड़ देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को पूरा जलन होने लगता है बॉडी में। क्लियर हुआ? सर मच्छर में भी कोई एसिड होता है? नहीं, मच्छर नहीं, वो ब्लड सक करता है, एसिड नहीं होता है उसके पास। एंट में होता है, मधुमक्खी वगैरह जो होता है, मधुमक्खी जो होती है, देखे मधुमक्खी, या फिर जो ये क्या बोलते हाँ हैं, सर। येलो कलर के, हाँ वो सब जो होता है उस सब में भी क्या होता है, ये मिथेनोइक एसिड है। वो लोग क्या करते हैं, एसिड थोड़ा सा ड्रॉप कर देता है, बस गया, वहाँ पे जलन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग, विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में क्या होता है, साइट्रिक। क्या? सर जहाँ पे काटता है वहाँ पे फुल क्यों जाता है? सेल डेड हो जाता है ना। चैप्टर नहीं पढ़े हो, बहुत सारा सेल होता है, थोड़ा सेल डेड हो जाता है तो उसकी वजह से, ठीक है। विनेगर में क्या हो गया बोलो?
विनेगर का क्या होगा बताओ फटाफट। एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑरेंज या लेमन में क्या मिलेगा? साइट्रिक Citric एसिड। acid। साइट्रिक एसिड, ठीक है, टोमेटो में ऑक्सैलिक ऑक्सैलिक एसिड, एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड। हाँ, एंट या फिर नेटल की स्टिंग में क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ये कुछ नेचुरल सोर्स है जहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है क्या बोलते हैं, एसिड जहाँ पे मिलता है। अभी देखो एसिड जो होता है, एसिड का सबसे, देखो एसिड आपने ये देख लिया कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी आपने देख लिया। फिजिकल प्रॉपर्टी बोलने का मतलब जिस जिस हम लोग टेस्ट करके, हालांकि टेस्ट करना नहीं है हम लोग को, जैसे मान लो टेस्ट किया जाएगा तो एसिड टेस्ट करने में क्या होगा, सौर होगा, या फिर अगर लिटमस पुट करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो एसिड है कि नहीं। अभी एसिड का जो केमिकली हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो एसिड जो होता है एक्वस सोल्यूशन या फिर वाटर सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन या फिर वाटर सोल्यूशन में एसिड जो होता है वो क्या करता है, H+ आयन देता है। अगर कोई एसिड है तो उसको जब पानी में मिला दोगे तो क्या बना देगा, वो H+ आयन बना देगा। ये एसिड का सबसे बड़ा पहचान है कि कोई भी एसिड है उसको वाटर में डालो, वो फटाक से क्या बना देगा, H+ आयन बना देगा। और अगर वो बेस होगा, ठीक है, अगर वो बेस है, क्या बोलो, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। हाँ, वो टूट के H+ आयन बना के देगा। और अगर कोई बेस है तो उसको जब वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो वो वहां से आपको OH- आयन देगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा पहचान है कि एसिड होगा तो H+ आयन, हाइड्रोजन आयन बना के देगा, और अगर बेस होगा तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, मतलब OH- आयन बना के देगा। जैसे इसका सर एग्जांपल मतलब जैसे वो जो कैल्शियम कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना को जो डाल देते हैं। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे देखो कुछ कुछ एग्जांपल समझो। जैसे मान लो मैंने एक एसिड ले लिया HCl। HCl क्या होता है, क्या नाम है इसका बताओ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये टूट जाएगा। ये टूट के क्या बना देगा, हाइड्रोजन, सर क्लोरीन क्लोरीन H+ और Cl-। ठीक है, ये टूट के बना देगा H+ Cl-। या फिर अगर मान लो दूसरा एसिड अगर हम लोग बात करें H2SO4, सर अभी थोड़ी Cl देर पहले नेगेटिव होता है। हाँ, Cl नेगेटिव नहीं होता है। क्लोरीन का कितना सर होता है? अभी अभी बताया था आप। वही तो, ओ, क्लोरीन सर। यहाँ पे देखो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव क्यों होता है वो भी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। देखो क्लोरीन का कितना होता है, ये 7 है ना, 7 मतलब इसका वैलेंसी क्या हो गया, 1, या फिर क्या बोलेंगे -1, -1 क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मान लो अभी आप लोग बताओ H2SO4 अगर इसको आप वाटर में डालोगे तो क्या बनाएगा ये, सर हाइड्रोजन प्लस सल्फेट H+ बनाएगा और क्या बना देगा, हाँ सर SO4 SO इसके ऊपर कितना नेगेटिव -2 चार्ज होगा बताओ। हाँ सर, देखो कैसे सर 2 पहचानेंगे। हाँ देखो SO4 का अगर मुझे वैलेंसी देखना है तो हाइड्रोजन वाले के पास देख लेना, हाइड्रोजन के पास 2 लिखा है तो यहाँ पे क्या हो गया 2-। ठीक है, चलो जैसे मान लो अगर मैंने बोला HNO3 जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, सर H सर माइनस H+ हाइड्रोजन माइनस H+ बनाएगा NO3 और माइनस NO3 माइनस। यस करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट करंट चला गया। ठीक है, अगर मान लो मैं बोला H2CO3 वाटर में सर डालेंगे H क्या, प्लस CO3 माइनस। CO3 सर H कितना प्लस माइनस, CO3 -2। -2 देख लेना ना हाइड्रोजन के पास क्या लिखा हुआ है। देखो हाइड्रोजन के पास अगर 1 है तो इसका मतलब जो नेगेटिव वाला होगा उसका 1 होगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही बना है ना। अगर मान लो मैंने बोला H3PO4 ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, इसको जब वाटर में डालोगे क्या बनेगा, H+
प्लस PO4 3 माइनस। 3 माइनस। हाँ, PO4 3 माइनस। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे देखो जितना भी ये एसिड है, हाँ, ये सारा सर। क्या हो गया? HCl एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सारा के केस में क्या देख रहे हो आप लोग? क्या मिल रहा है आपको? सभी केस में H+ आपको दे रहा है, ठीक है? तो ये एसिड का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है कि क्या होता है कि वहां पे आपको क्या मिलता है? H+ आयन मिलता है। वही अगर मान लो, जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब वाटर के साथ मिलाओगे तो क्या कैसे टूट जाएगा ये? सर Na माइनस प्लस Na OH माइनस। सर Na Na क्या? प्लस ऐसे देखो, जो पहले लिखा होता है ना उस पे ऑलवेज प्लस आता है, याद रखना है इसको। प्लस OH क्या होगा? माइनस। माइनस। अगर मान लो मैंने बोला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सर K प्लस प्लस K NOH माइनस। साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना? हाँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सर Ca प्लस OH 2 Ca माइनस। प्लस OH 2 माइनस। Ca पे कितना प्लस होगा? Ca2 प्लस। यस, Ca2+। देखो इसके पास अगर 2 है ना तो मतलब ये Ca का वैलेंसी है, और Ca के पास 1 लिखा है मतलब वो OH का वैलेंसी। ऐसे भी आपको पता है कि OH के ऊपर कितना होता है? -1 ही होता है ना। Ca का देखो वैलेंसी अगर याद होगा तो आप लोग डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला देख के भी समझ में आएगा। अगर मान लो मैंने बोला MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में सर क्या बनाएगा? M प्लस OH माइनस। प्लस OH माइनस। Mg2+ OH माइनस। माइनस। समझ में आया ये सबको? तो यहाँ पे आप लोग क्या हाँ, देख रहे हो कि Yes, sir. जितना भी बेस है। हाँ बोलो। सर वो पेज में इधर पे हाइड्रोक्साइड का जो होल ट्वाइस है, हाँ, हाइड्रोक्साइड पे तो ये वाला हाँ सर, ये हाइड्रोक्साइड हाँ का जो वो होल टू वो जाके कैल्शियम में +2 दे रहा है, लेकिन वो हाँ एसिड के नाइट्रेट या फिर कार्बोनेट का जो वो 3 दे रहा है, वो वाला हाइड्रोजन के उधर पे जाके 3+ नहीं दे रहा, मतलब वो यहाँ पे confusion देखो है। ना, NO3 का वैलेंसी कितना है? NO3 का कितना होता है? 1 होता है ना, दोनों का 1 1 होता है। देखो यहाँ पे तो मैंने बताया था कैसे बनता है, हाँ वो सर। सारा फॉर्मूला बनाना सिखाया था हम लोगों को। तो ये हाइड्रोजन सल्फर, ये H था, इसका वैलेंसी क्या था? 1। SO4 का वैलेंसी क्या था? जब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या बना? तुमको H2SO4 बना। अभी इसको मुझे अगर ब्रेक करके देखना होगा तो ये ब्रेक होगा H में, और दूसरा क्या होगा? SO4 में ब्रेक होगा ना। तो ये जो 2 है वो कहाँ से आया है? ये 2 देखो कहाँ से आया था? ये SO4 का वैलेंसी था ना, इसलिए हम लोग SO4 वाले पे 2 माइनस कर देंगे। और हाइड्रोजन देखो, ये पूरा SO4 के पास क्या है? 1 है। हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या हो गया? +1। समझ में आया? जैसे देखो ये H2CO3 देख रहे हो, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के पास 2 आया वो कहाँ से? किसका वैलेंसी था? तो CO3 का वैलेंसी था, वही क्या होगा? वही तो हाइड्रोजन के पास चला गया था ना। और ऐसे भी देखो, अगर ये चीज अगर याद कर लोगे ना ये वाला, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा कि CO3 का वैलेंसी कितना होता है? 2 माइनस। PO4 का क्या होता है? 3 माइनस। तो ये ऑटोमेटिक याद रहेगा। समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर एसिड है तो सारा केस में हमको क्या मिल रहा है? H+ आयन मिल रहा है, ठीक है? इन एवरी केस वी गेट H+ आयन। और अगर वो बेस है तो एवरी केसेस में हमको क्या मिल रहा है? OH माइनस। समझ में आया ये पॉइंट सबको? अभी देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो H+ आयन होता है ना, H+ आयन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है? ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही H+ आयन बनता है, जैसे देखो एक होता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली क्या होता है? H3O+। ये क्या होता है? तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि H+ जो बनता है एसिड में वो कैन नॉट एग्जिट अलोन, सो इट कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल टू गिव हाइड्रोनियम आयन। मतलब क्या होता है? देखो यही बता रहा था आप लोगों को कि जो ये हाइड्रोजन आयन, जैसे एसिड आप देख रहे हो, एसिड में क्या हो रहा है? हर जगह पे क्या बन रहा था? H+ बन रहा था ना। तो ये जो H+ होता है क्या होता है? बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। तो जैसे ये क्या होता है? बनता है,
अब जब आप वाटर लोगे कोई कंटेनर में, मान लो इस कंटेनर में आपने वाटर लिया, इतना तक वाटर ले लिया, तो वाटर तो एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, बहुत सारा वाटर होता है। तो जैसे ये H+ बनता है, फर्दर क्या करता है वो फटाक से H2O के साथ रिएक्ट कर जाता है और वहां पे क्या बना देता है, H3O+ बना देता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। मतलब क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई एसिड है तो एसिड में कौन कौन सा आयन होने का पॉसिबिलिटीज होगा, तो क्या बोलोगे? हाइड्रोनियम आयन। हाँ, या तो H+ आयन होगा और नहीं तो क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। सर ये वाला फिर से समझा दीजिए, समझ। मतलब क्या सर देखो, हम भी एसिड अचानक तो कल समझ पाया। एसिड मतलब क्या, वहां पे H+ होगा ना। एसिड होने का मतलब जैसे मान लो HCl है, HCl है तो वो टूटेगा कैसे? अगर इसमें वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो वो H+ और Cl- में टूटेगा ना। अभी ये H+ क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये क्या करेगा, फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करके और क्या बना देगा, H3O+ बना देगा। इसी को बोला जाता है हाइड्रोनियम। सर मतलब ये HCl का फॉर्मूला में H3O+ आएगा। नहीं, H2SO4 में भी आ सकता है, कहीं पे भी देखो ये H+ बना, H+ क्या होगा, पानी में फिर से रिएक्ट करेगा और H3O+ बना देगा। सर मतलब क्लोराइन क्या था ये, हाइड्रोनियम। वाटर का साथ मिल जाएगा और वो क्लोराइन हाँ, अलग हो जाएगा। हाँ सर। क्लोरीन तो अलग हो जाएगा, ये तो अलग हो जाएगा और वाटर के साथ मिलके क्या बना देगा, H3O+ बना देगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक पॉइंट और आप लोगों को थोड़ा समझा देते हैं। जैसे देखो वाटर, इस मान लो ये कंटेनर लिया, इसमें वाटर है, वाटर में क्या क्या होता है बताओ तो। वाटर जब टूटता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नहीं, हाइड्रोजन ये का दो सर दो इसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करोगे तो ये बनाता है ये हाइड्रोजन जो होता है, वाटर एक्चुअली मिलके बना होता है H+ और OH- से मिलके बना होता है, ठीक है। मतलब जो वाटर होता है इसमें क्या होता है, अगर ये वाटर H2O है तो इसके पास क्या है, इसके पास H+ भी है और OH- भी है, ठीक है। तो ये जो वाटर है, अभी आप मुझे ये बताओ कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा? सर न्यूट्रल। सर बेस। एसिडिक, सर एसिडिक, सर एसिडिक। ये जो होता है वाटर, कभी एसिड की तरफ कभी खट्टा लगता है क्या पानी? नहीं सर। नहीं लगता है ना, या फिर तीता लगता है? नो सर। हाँ, सर ये इसका न्यूट्रल मतलब, होगा। हाँ इसका मतलब क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है अभी सर वही समझा। सर सर हाँ बोलो। सर जैसे मिनरल वाटर होता है ना, कोई कोई थोड़ा ज्यादा ही वो लगने लगता है सॉर, हाँ, वो उसमें वाला कुछ सब भी थोड़ा एसिड रहता है। मिनरल की वजह से लगते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा कि अभी इसके पास क्या होता है, H+ भी है और OH- भी है। तो देखो जरूरी नहीं है कि अगर किसी में H+ OH-, इसमें क्या होता है, जितना H+ होता है, H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन बोलने का मतलब क्या हो गया, मतलब जितना नंबर ऑफ H+ आयन है उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, OH- आयन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, H+ आयन क्या बनाता है, उसको एसिडिक बनाता है, OH- आयन क्या बनाता है, उसको बेस बनाता है। लेकिन दोनों का अमाउंट इक्वल होने की वजह से क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। समझ में आया ये पॉइंट? हाँ सर। तो इसका मतलब देखो, अगर कोई एसिड है, अगर मैं बोल रहा हूँ कोई चीज अगर एसिड है, तो एसिड में हो सकता है कि OH- भी प्रेजेंट हो, लेकिन वो क्या हो कि OH- और H+ दोनों ही प्रेजेंट हो, लेकिन H+ का अमाउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और OH- का अमाउंट क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इसकी वजह से ये कैसा बना देगा, ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एसिडिक। जिसमें मान लो OH- का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, उसको वो कैसे बिहेव करेगा, बेस। बेस। वो बेस की मदद करेगा। समझ में आ गया इतना पॉइंट आप लोग को? यस सर। हाँ सर। बस अभी कुछ कुछ ये होता है कि जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब वही होता है कि जिसमें जितना ज्यादा H+ आयन मिले,
अगर किसी के पास H प्लस आयन बहुत ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। और अगर किसी के पास H प्लस आयन क्या है, कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस सर किसको जैसे बोलेंगे? विनेगर सर जिसमें OH माइनस ज्यादा है। हाँ, अगर ये ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसके पास OH माइनस कम है वो क्या हो गया? सर दोनों में वीक एसिड लिखा हुआ है। ओ सॉरी, ये वीक बेस होगा। एक मिनट, ये वीक बेस। इसमें हाइड्रोजन का साथ हमेशा ऑक्सीजन रहेगा। हाँ OH हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी। हाँ, OH माइनस आयन, ये कंपाउंड है OH माइनस, ठीक है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल, अभी देखो बहुत सारा एसिड देखा था ना आप लोगों ने, तो उसमें जो HCl था, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। H2SO4 जो होता है ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HNO3 ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके अलावा जो दो मैंने बताया था, जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3 वीक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये जो हो गया, ये सब क्या हो गया, ये आपका वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में जो है NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वीक बेस में जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? हाँ सर। ठीक है। तो अभी एसिड और बेस के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, फटाफट 5 मिनट में रिवीजन। सर एसिड का और बेस का सर टेस्ट, बेस का बिटर बिटर। एसिड जो होता है वो कौन लिटमस लिटमस को कैसा कलर में चेंज करता है, सर रेड कलर। और बेस रेड टू ब्लू। हाँ, ब्लू कलर, ठीक है। ये सब तो बता ही दोगे। एग्जांपल एसिड का क्या हो गया, लेमन हाँ सर। हो गया, कर्ड हो गया, विनेगर हो गया। बेस का एग्जांपल भी बता दोगे, बेकिंग सोडा हो गया, सोप हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। एसिड में कौन सा आयन मिलता है, H प्लस आयन। बेस में क्या मिलता है, OH माइनस। OH माइनस, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर सोल्यूशन जो होता है, वाटर सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वाटर सोल्यूशन। वाटर सोल्यूशन में क्या 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 मिलता है, जैसे मान लो HCl कैसे ब्रेक हो गया H प्लस Cl माइनस में, H2SO4 कैसे ब्रेक होगा, ये सब याद रखोगे, ठीक है। हाँ सर। हाइड्रोनियम आयन याद रखना। Okay, sir. हाइड्रोनियम H प्लस आयन क्या होता है कि फर्दर वाटर से कंबाइन करके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है, ठीक है। हाइड्रोनिक। उसके बाद ये सब नेचुरल सोर्स, जैसे विनेगर में कौन सा एसिड मिलता है, ये सब थोड़ा बहुत याद रखना, ठीक है। एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और ये वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल याद रखना, वीक एसिड का एग्जांपल याद रखोगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का एग्जांपल याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके सर, बाय सर। जैसे ये सब क्वेश्चन Bye, आप लोग sir. खुद से Thank you, sir. नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। चलो, बाय बाय Thank you, सर। sir. Bye, sir. मैं पीडीएफ क्लास में ही दूंगा, ठीक है। पीडीएफ नेक्स्ट क्लास में दूंगा। आप लोग एक काम करो, तो आप लोग मोबाइल में स्क्रीनशॉट एक ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख दो, तो जिससे आप लोग याद कर पाओ इसको। ले लिए? हाँ ले सर, लिए ओके। ना स्क्रीन? हाँ ठीक है, इसको सबको याद करना है।